हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग थूम में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने तीनों अवस्थाएं देख चुके हैं, शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। अब इनमें अलग अलग विकास चलेंगे हमारे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो विकास है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में ज़्यादातर संख्याओं को याद रखना है, लेकिन याद नहीं रखना, अंदाज़ा लगाना है अपन को किस प्रकार से कहाँ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास की अगर बात करते हैं तो शारीरिक विकास यानी कि शेष अवस्था और बाल्यावस्था और किशोर अवस्था तीनों में अलग अलग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं भार, क्या चीज़ है भार। तो भार कितना होता है शेष अवस्था में। तो जन्म के समय 2.5 से यानी कि 2.5 किलो से 3 किलो तक होता है जन्म के समय। लेकिन अगर बात करें 6 महीने में कितना हो जाता है, ये 2 गुना हो जाता है। 6 महीने में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। वहीं अगर शेष अवस्था के अंत तक बात करें यानी कि 6 वर्ष तक, तो कितना हो जाएगा, 16 किलोग्राम तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये रटना नहीं है, आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है, आइडिया से रखना है कि भाई जन्म के समय कितना था, 2.5 से 3 किलोग्राम हुआ था जब बच्चे का जन्म हुआ था। 6 महीने बाद 2 गुना हो गया। उसके बाद अंत तक यानी कि शेष अवस्था के अंत तक कितना हो गया, 16 किलोग्राम हो गया। फिर अगर बात करें बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में 36 से 39 किलोग्राम वजन हो जाता है। तो बाल्यावस्था में बच्चे का वजन कितना हो जाता है, 36 से 39 किलोग्राम हो जाता है। उसके बाद बात करें किशोर अवस्था की, तो किशोर अवस्था में जो लड़के का भार है, ध्यान रखना लड़के का भार लड़की से कितना, 11 किलोग्राम ज़्यादा होता है। बात आ गई होगी समझ में। किशोर अवस्था में किसका भार ज़्यादा होगा, लड़के का भार होगा। किससे ज़्यादा, लड़की से ज़्यादा। वो भी कितना ज़्यादा होगा, 11 किलोग्राम ज़्यादा होगा। आगे बात करते हैं लंबाई की। तो लंबाई में अगर बात करते हैं, लड़का जब शेषावस्था में होता है तो 51 सेंटीमीटर का होता है, और लड़की कितने, 50.5 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर क्या होती है, लड़की कम होती है लड़के से। तो इस प्रकार से रटना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा आइडिया लगा के याद रखना है। इस और बाल्यावस्था की बात करें, इस अवस्था में वृद्धि की दर कैसी होती है, धीमी होती है। तो वृद्धि की अगर दर पूछे कि वृद्धि की दर किस अवस्था में धीमी होती है, तो बाल्यावस्था में होती है। लेकिन अगर कहे सर्वाधिक तेज, तो वो कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में होती है। और उसके बाद जो तेज होती है, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो किशोर अवस्था में, लेकिन किशोर अवस्था से कम तेज तो वो होती है शेष अवस्था में। लेकिन बाल्यावस्था में वृद्धि की दर कैसी होती है, धीमी होती है। तो बात आ गई होगी समझ में जो कहना चाह रहा हूँ। फिर बात करते हैं किशोर अवस्था में लंबाई। लड़के की जो लंबाई है वो 21 वर्ष तक बढ़ती है, और लड़की की जो लंबाई है वो कितने वर्ष तक, 18 वर्ष तक ही बढ़ती है। तो ध्यान रखना, किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते लड़के की जो लंबाई है वो 21 वर्ष तक बढ़ेगी, और लड़की की जो लंबाई है वो 18 वर्ष तक बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। आगे अगर बात करते हैं सिर का विकास। सिर का अगर विकास की बात करें तो सिर का विकास शेषावस्था में 90% हो जाता है। कितना हो जाता है, 90% हो जाता है। तो सिर का विकास कितना हो जाएगा भाई आपके यहाँ, 90% हो जाएगा। 90 यानी कि टोटल सिर का विकास कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन शेषावस्था के अंतर्गत ही विकास जो है सिर का वो कितना परसेंट हो जाता है, 90% हो जाता है। और भार रहता है 260 से 300 ग्राम। कितना, 260 से 300 ग्राम तक भार रहता है। फिर अगर बात करें बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में जो भार रहेगा 1260 ग्राम रहेगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो किशोर अवस्था में कितना, 350 ग्राम रहेगा, और करीब 1.5 किलोग्राम। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, ज़्यादा रटना नहीं है, आइडिया लगाना है कि 90% विकास कहाँ हो जाता है सिर का, शेष अवस्था में हो जाता है। बाकी बाद में होता है। फिर भार अगर पूछे तो 260 से 300 ग्राम किस में होता है, शेष अवस्था में होता है। 1260 ग्राम किस में होता है, बाल्यावस्था में। और 1350 ग्राम किस में होता है, और लगभग 1.5 किलोग्राम के समथिंग होता है किशोर अवस्था में। फिर दांत की बात करें तो पहले कौन से दांत आते हैं, पहले आते हैं नीचे के, और वो भी कैसे दांत होते हैं नीचे के, अस्थायी दांत होते हैं। तो पहले दांत आते हैं नीचे के, वो कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। फिर दांत आते हैं कौन से, ऊपर के दांत आते हैं, जो कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं।
फिर यहाँ बात करें ये कितने कैसे होते हैं, शेष अवस्था में अस्थायी होते हैं। जैसे ही बाल्यावस्था में जाते हैं तो जो 20 दांत होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। और किशोर अवस्था में कितने दांत हो जाते हैं, टोटल 32 दांत हो जाते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। पहले सबसे पहले अगर शेष अवस्था में बात करें तो नीचे के दांत आएंगे जो कैसे आएंगे, अस्थायी आएंगे। फिर ऊपर के आते हैं, ये टोटल कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं जो से कैसे होता है, अस्थायी होता है। फिर बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में कितने दांत, 20 दांत जो कैसे रहेंगे, स्थायी रहेंगे। और किशोर अवस्था में टोटल कितने दांत हो जाते हैं, 32 दांत हो जाते हैं। हड्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, अभी तक जो पढ़ा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं था सिर को छोड़ के। बाकी अब जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हो, तो हड्डी 270 किसमें, शेष अवस्था में। लेकिन अगर बाल्यावस्था की बात करूं तो कितनी, 350। तो देखो यहाँ पर कितनी थी, शेष अवस्था में कम थी, फिर बढ़ी कैसे। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि शेष अवस्था में 270, फिर 350, लेकिन अंत में कितनी हो जाती हैं, ये सारी जुड़कर कितनी हो जाती हैं, 206 हड्डियाँ हो जाती है। तो पहले कितनी होती हैं, 270, उसके बाद 350 बाल्यावस्था में, और लास्ट में जुड़कर ये सारी जुड़कर एकीकृत होकर कितनी रह जाती हैं, 260 206 हो जाती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो 270, 350 और 206 इस प्रकार से एक लय में याद रखना है। फिर धड़कन की बात करते हैं तो शेष अवस्था में 1 मिनट में बच्चे की जो धड़कन होती है वो 140 बार धड़कती है। तो इसको ध्यान रखना है, 140 बार धड़कती है 1 मिनट में शेष अवस्था में। और 6 वर्ष तक कितनी, 100 रह जाती है। 6 वर्ष तक कितनी रह जाती है, 100। वहीं अगर बात करें बाल्यावस्था में 85 और किशोर अवस्था में कितनी हो जाती है, 72 हो जाती है। तो इस प्रकार से 72 धड़कन कहाँ, किशोर अवस्था में, 85 बाल्यावस्था में, 1 मिनट में 140 शेष अवस्था में, और 6 वर्ष तक कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। फिर आगे बात करते हैं मांसपेशियों की। तो मांसपेशियों की अगर बात करें, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना मांसपेशियों को, कुल भार की, जो अपना कुल भार होता है, चाहे कितना भी हो शरीर का अपना कुल भार, उसका कितना परसेंट निकालोगे, 23%। किसमें, शेष अवस्था में। तो कुल भार की 23% मांसपेशियाँ होती हैं। बात ध्यान रखना, कुल भार की 23% मांसपेशियाँ होती है किसमें, शेष अवस्था में। लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था में जाते हैं तो कुल भार की कितने परसेंट हो जाती है, 27% हो जाती है। और अगर किशोर अवस्था की बात करते हैं तो लास्ट में कितनी हो जाती है, 45% हो जाती है। तो 23, 27 और 45 इस प्रकार से ध्यान रखना है। और यहाँ बात करें हड्डियों की, 270 बाल्यावस्था में, 350 और किशोर अवस्था में हो जाती है 206। तो इस प्रकार से रटना कुछ भी नहीं है, बस एक आइडिया रखना है इनको। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं संवेगों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति। जो संवेग है, इमोशन है, और भावनाएं हैं अपनी, उनकी जो अभिव्यक्ति होती है, कहाँ से अभिव्यक्त करते हैं या उनका नियंत्रण कहाँ से करते हैं, तो वो करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो इसको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं अपन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखो, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। पूरे विकास को ही ध्यान रखना, ये तो पूरे विकास को ही प्रभावित करते हैं। अगर पूरे विकास को ही प्रभावित करते हैं तो कौन से विकास को, शारीरिक विकास को भी प्रभावित करेंगे। तो ध्यान रखना, हमारे जो जीन है और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो संपूर्ण विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर आगे बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव क्या पड़ता है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो क्या करते हैं, ग्रंथियां हार्मोन रिलीज करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां अगर सही से काम नहीं करेंगे तो हार्मोन क्या हो जाएंगे, असंतुलित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से असंतुलन का प्रभाव पड़ता है, हार्मोन असंतुलन हो जाते हैं। भाई अपने शरीर में सारी चीज़ें क्या रहनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। अगर असंतुलित हो जाएगी तो व्यक्ति बौना रह सकता है, हाइट ज़्यादा हो सकती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। फिर है संवेगों का प्रभाव पड़ता है, और संतुलित भोजन, खेल कूद, इन सब का प्रभाव किस पर पड़ता है, शारीरिक विकास पर पड़ता है। तो संवेगों का प्रभाव और संतुलित भोजन का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये बात आ गई होगी समझ में। आगे चलते हैं। तो ये हो गया अपना कौन सा विकास, शारीरिक विकास। अब आगे बात करते हैं तो कौन सा विकास है, मानसिक विकास को ध्यान से पढ़ेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना मानसिक विकास। तो मानसिक विकास की अगर बात करते हैं तो हर लोग
तो हरलोक क्या कहते हैं, कोई भी दो बालक, जो कोई भी हरलोक, कोई भी दो बालक समान योग्यता के नहीं होते। सब बालक की योग्यता अलग अलग होती है। बात आ गई होगी समझ में, और पहले भी आ चुकी है ये परिभाषा। तो मैंने कैसे याद किया था, हर लोक क्या नहीं होता, समान नहीं होता। हर लोक की चाबी कैसी होती है, अलग अलग होती है। फिर मैंने बताया था कि सतत विकास का सिद्धांत दिया किसने, हर लोक ने। यानी कि सतत विकास का मतलब है हमारा विकास जो है वो मृत्यु पर्यंत चलता है। और विकास से मैंने क्या बताया था, कुछ भी चीज़ सीखना हो या फिर कोई भी योग्यता हासिल करना हो तो वही क्या है, विकास है। फिर आगे बात करते हैं, विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताओं, हर लोक क्या है, नवीन है, उसकी हर की क्या है, योग्यता है एवं नवीन विशेषताओं को व्यक्त करता है। तो अब यहाँ ट्रिक देख सकते हो, हर लोक समान नहीं, तो समान नहीं से यानी कि समान योग्यता नहीं, क्या होते हैं, नवीन होते हैं। तो ये नवीन वाले आ गया, नवीन योग्यता है, नवीन विशेषताओं, और क्या एवं क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो ये सतत वाली आ गई आपके पास। सतत विकास का सिद्धांत किसने दिया, हरलोक ने। तो तीनों डेफिनेशन, समान योग्यता वाली, नवीन योग्यता वाली, नवीन विशेषता और सतत विकास का सिद्धांत, ये सारे किसने दिए हैं, हरलोक ने दिए हैं। अब अगर बात कर रहे हैं तो हम जॉन लॉक। जॉन लॉक क्या कहता है, जॉन लॉक बहुत ही जॉन लॉक को हम कुमार कह सकते हैं कि मिट्टी को कुछ भी आकार दे सकता है। उसी प्रकार ये कहते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क होता है कोरे कागज के समान। कहता है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क होता है वो कैसा होता है, कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह क्या कर सकता है, जिस पर वह अपने अनुभव लिख सकता है। यानी कि जन्म के समय बालक कोरे कागज के समान होता है, उस पर जो हम लिखेंगे या उसको जैसा हम बनाएंगे वो बच्चा वैसा ही बन जाएगा। वाटसन भी कहता है कि चाहे मुझे जो बालक दे दो, आप मुझसे जो कहोगे मैं उसे वही बना दूंगा। तो वो था वाटसन, लेकिन ये क्या कहता है जॉन लॉक, कोरी स्लेट बताता है, यानी मस्तिष्क को कोरे कागज के समान बताता है। तो जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, ये कौन कहता है, जॉन लॉक कहता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर कुछ डेफिनेशन है वर्षों से संबंधित। तो वर्षों से संबंधित जितनी भी डेफिनेशन है अपने लगभग साइकोलॉजी के अंदर जितनी भी है, एक दो और है आगे, उनको अलग से ले लेंगे। लेकिन जितनी भी वर्षों से संबंधित परिभाषा वो मैंने एक जगह लिख दिया है, तो इनको देखते हैं किस प्रकार से है। सबसे पहले वुडवर्थ कहता है कि अधिकतम मानसिक विकास, जो बुद्धि का अधिकतम मानसिक विकास है वो 15 से 20 वर्ष में हो जाता है। कितने वर्ष में, 15 से 20 वर्ष में। कौन कहता है, वुडवर्थ कहता है। फिर स्पीयरमैन कहता है कि अधिकतम यानी बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो कितने में वर्ष में हो जाता है 14 से 16 वर्ष। अब याद कैसे करेंगे, देखो स्पीयर में पै पतंग आ रहा है और इसमें भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 14 से स्टार्ट हो रहा है। तो एक डंडा स्पीयर मैन में पीछे लगा हुआ है एक डंडा, लेकिन मैंने आगे लगा दिया तो कितना बन गया, 14 बन गया। तो 14 से 16 वर्ष हो गया। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। फिर आगे बात करते हैं गुड एनफ। ये पहले भी पढ़ा दी है मैंने, गुड एनफ यानी कि गुड क्या है, गुड कि जितना मानसिक विकास होना होता है उसका आधा, यानी कि 100% मानसिक विकास होता है। कितना होता है, 100% मानसिक विकास होता है। तो जो उसका 100% मानसिक विकास है उसका आधा यानी कि 50% कितने में हो जाता है, प्रथम 3 वर्ष में ही हो जाता है। तो ये बात अपने लिए कैसी है, गुड है, इतना क्या है, इनफ है। यानी कि ये तो बहुत है कि आधा प्रथम 3 वर्षों में ही हो गया। यानी कि जितना मानसिक विकास होना होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्ष में ही हो जाता है। तो ये पहले भी बता दी थी मैंने, आपको याद होगी। फिर बात करते हैं फ्राइड की मैंने पहले बताती थी कि अगर कोई घर में आता है तो उसके लिए क्या करके लाना है, फ्राई करके लाना है। कितने मिनट में, 4 या 5 मिनट में, 4 या 5 वर्षों में नहीं। तो इस प्रकार से ट्रिक लगा के अपने याद कर लेंगे कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है प्रथम 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। तो इस प्रकार से कुछ भी बना के लाओ, फ्राई करके लाओ, कितने, 4 या 5 कहते हैं ना, 4 या 5 मिनट में। तो यहाँ है 4 या 5 वर्षों में। तो इस प्रकार से कनेक्ट करके याद हो जाएगा। फिर न्यूमैन, मैंने यहाँ भी बताया था पहले कि न्यूमैन, कोई भी नई चीज़ होती है तो वो कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक ही नहीं दिखाई देती है। कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक ही नहीं दिखाई देती। तो न्यूमैन 5 वर्ष की अवस्था बालक एवं मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील की अवस्था है। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। फिर
वुडवर्थ कहते हैं कि 15 से 20 वर्ष तक अधिकतम विकास हो जाता है बुद्धि का। स्पीरमैन कहते हैं कि 14 से 16 वर्ष तक विकास हो जाता है बुद्धि का अधिकतम। थॉर्नडाइक कहते हैं कि बुद्धि का अधिकतम विकास कितने वर्ष तक हो जाता है, 19 वर्ष तक हो जाता है। तो ये याद हो गया होगा कि बुद्धि का अधिकतम विकास जो होगा वो कितने वर्ष तक, थॉर्नडाइक 19 2-3 बार ऐसे बोलोगे याद हो जाएगा। फिर टर्मन की बात करें तो 16, इसको इंग्लिश में बोल रहा है। तो टर्मन की बात करेंगे तो 16, टर्मन 16 तुरंत याद आएगा। टर्मन 16, थॉर्नडाइक 19, वुडवर्थ 15 से 20 और स्पीरमैन 14 से 16, तो ऐसे याद होना चाहिए। फिर है क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बुद्धि का अधिकतम विकास है वो कितने वर्षों में ही हो जाता है। वो कहते हैं कि बुद्धि का अधिकतम विकास जो है वो 6 वर्षों में ही हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं जो वर्षों की परिभाषा है कंप्लीट। 2-4 परिभाषा और है वो वहीं याद करवा देंगे। फिर आगे देखते हैं शिशुअवस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। बात करते हैं शेष अवस्था की। तो अगर शेष अवस्था की बात करते हैं 0 से 24 माह, 0 से 24 माह में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब समझ लो एक बार, आगे जीन प्याजे में आएगा वस्तु स्थायित्व। तो वस्तु स्थायित्व अगर पूछे वस्तु स्थायित्व शब्द किसने दिया, तो जीन प्याजे ने अपने उसमें संज्ञानात्मक सिद्धांत में दिया। तो वस्तु स्थायित्व होता क्या है इसके बारे में समझ लो। जो कई बार क्या होता है जब बच्चा अपने पापा के साथ खेलता रहता है तो क्या होता है कि बच्चा मोबाइल वगैरह की जिद करता है कुछ, तो पापा कहता है कि देख, तो पापा कहता है कि देख, फुर ऐसे कर देता है जैसे चिड़िया ले गई, कि किसी चीज़ को कहता है चिड़िया ले जाती है। तो पहले तो बच्चा क्या करता है कि हाँ भाई चिड़िया ले जाती है, ऊपर देखने लग जाता है। लेकिन बाद में क्या करता है, वो समझ जाता है कि चिड़िया नहीं ले गई है, क्या हुआ है, पापा उसको पागल बना रहे हैं। तो वस्तु स्थायित्व ये ज्ञान कब आ जाता है, जब वो 24 माह का हो जाता है। तो कौन सा ज्ञान आ जाता है, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है। अब उसको पागल नहीं बना सकते कि फ़ोन को चिड़िया ले गई, बिल्ली ले गई या फिर और कुछ हो गया। तो इस प्रकार से वो समझ जाता है कि पापा उसको क्या बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। तो इस प्रकार से वस्तु स्थायित्व। फिर है 10 माह, 10 माह में वो सहज क्रिया करने लग जाता है। सहज क्रिया मतलब जो छोटी मोटी हलचल वगैरह है, उलट पलट करना या फिर खड़े होकर धीरे धीरे चलना सीख जाता है। लेकिन 11 माह बताते हैं कि 11 माह में बच्चा सामान्य बच्चा चलना सीख जाता है। लेकिन 10 माह में ही बहुत से बच्चे क्या करने लग जाते हैं, सहज क्रिया करने लग जाते हैं। 1 वर्ष की बात करते हैं तो 3 से 4 शब्द बोलने लग जाता है, 1 2 3 4। तो इससे याद रखेगा 1 वर्ष में 3-4 शब्द, 1 2 3 4 शब्द बोलने, 3-4 शब्द बोलने लग जाता है। फिर 2 वर्ष की बात करें तो 150 से 200 शब्द बोलने लग जाता है। रटना नहीं है इनको, हल्का सा ध्यान रखना है। 1-2 बार फेरोगे तो ऑटोमेटिक बोलने लग जाओगे। 0 से 24 वस्तु स्थायित्व, 10 माह में सहज क्रिया, 1 वर्ष में 3 से 4 शब्द, 2 वर्ष में 150 से 200 शब्द। उसके बाद 3 वर्ष में अपने 3 अक्षर का नाम बताने भी लग जाता है। वो मान लो नमन नाम है तो कितने अक्षर है, 3 अक्षर का, तो उस प्रकार से नाम बताने लग जाता है। तो 3 वर्ष में क्या बताने लग जाता है, वो अपना नाम और परिवार वालों के भी नाम बताने लग जाता है। फिर अगर बात करते हैं 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में वो क्या करता है, नाम को लिखना, नाम बताना 3 वर्ष में, लेकिन 4 वर्ष में नाम लिखना, वह वस्तुओं को क्रम से जमाना सीख जाता है। तो 4 वर्ष में वस्तुओं को क्रम से जमाना सीख जाता है और नाम लिखना स्टार्ट कर देता है। 3 वर्ष में नाम बताएगा। फिर 5 वर्ष की बात करें तो 5 वर्ष में 10 शब्दों का वाक्य बनाना सीख जाता है। 10 शब्दों का वाक्य बनाना कब सीख जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। तो 5 वर्षों में 10 शब्दों का वाक्य बनाना सीख जाएगा। 6 वर्ष में जोड़ बाकी गुणा भाग सीख जाता है, लगभग सीख जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, 6 वर्ष में जोड़ बाकी गुणा भाग सीख जाता है। फिर आगे बात करते हैं बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था कहाँ से, 6 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। तो वर्ष सरल प्रश्नों के उत्तर देना, यानी कि 6 वर्ष में क्या करता है, सरल प्रश्नों के उत्तर देने लग जाता है। उसके बाद 7 वर्ष में, तो 6 वर्ष में सरल प्रश्न और 7 वर्ष में क्या करता है, 6 से 7 और 6 से समानता। तो समानता और तुलना करना, यानी कि ये इसके समान है, ये इससे छोटा है, बड़ा है, तो ये कब सीख जाता है, 7 वर्ष में सीख जाता है, यानी कि समानता तुलना। यहाँ बाल्यावस्था में कौन सा चिंतन,
तार्किक चिंतन होता है और मूर्त चिंतन होता है, यानी कि तर्क करना सीख जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर। और मूर्त चिंतन यानी कि जो वस्तु उसे दिखाई देती है उसी वस्तु पर चिंतन करेगा, जो वस्तु उसे दिखाई नहीं देगी उस पर बिल्कुल भी वो सोचेगा नहीं या चिंतन नहीं करेगा। इस प्रकार से इसको याद रखना है। बाकी मैंने नीचे सार दे रखा है, उस सार में देखेंगे तो वो अच्छे से समझ आएगा। तो तार्किक चिंतन, लेकिन शेष अवस्था में होगा अतार्किक चिंतन। कौन सा? अतार्किक चिंतन, यानी कि कोई तर्क नहीं रहेगा लेकिन चिंतन तो होगा। किसमें? शेष अवस्था में अतार्किक चिंतन। और बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन और मूर्त चिंतन, यानी कि वस्तु जो दिखेगी उसी के बारे में चिंतन करेगा। फिर बाल्यावस्था के अंत तक समस्या का समाधान करने लग जाता है। जब बाल्यावस्था का अंत आता है तो खुद की समस्या का समाधान भी करने लग जाता है। यहाँ पर ठोस व संक्रियात्मक चिंतन, ठोस का मतलब वही है मूर्त से, ठोस का मतलब किससे है? मूर्त से है। तो ठोस व संक्रियात्मक चिंतन यानी कि तार्किक चिंतन, ये चीज़ हो जाएगी। फिर किशोरावस्था में बात करते हैं तो ये सारे चिंतन तो ये तो चिंतन रहेगा ही तार्किक चिंतन, लेकिन यहाँ कौन सा? अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन तो रहेगा ही, लेकिन कौन सा चिंतन और आ जाएगा? अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन में क्या होता है कि बच्चे को अगर कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उसके बारे में भी वो सोचने लग जाता है, यानी कि अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। फिर यहाँ पर कितनी कौन सी थी? संक्रियात्मक चिंतन, यहाँ थी औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन। फिर है सभी मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है। कहाँ पे? सभी मानसिक शक्तियों का विकास किशोरावस्था में हो जाता है। तो शेषावस्था में अतार्किक चिंतन, बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन और किशोरावस्था में सभी मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है और अमूर्त चिंतन होता है। तो ये सारी चीज़ अपने पास दोबारा आएगी जब अपन पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। वो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसमें भी ध्यान रखना है। यहाँ पे हल्का हल्का सा ध्यान रखना है कि मूर्त चिंतन कहाँ करता है, अमूर्त चिंतन कहाँ करता है, तार्किक चिंतन किस में होता है, अतार्किक चिंतन किस में होता है, और सभी मानसिक शक्तियों का विकास कहाँ होता है, जबकि संक्रियात्मक चिंतन कहाँ होता है और औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन कहाँ होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसी चीज़ को मैंने सार में लिखा हुआ है यहाँ पे। शेषावस्था जो है, शेषावस्था में अगर बात करता हूँ तो अतार्किक चिंतन की बात करें तो शेषावस्था में बता दिया पहले। बाल्यावस्था की बात करता हूँ, तार्किक चिंतन, मूर्त व ठोस और वस्तुओं पर चिंतन, यानी कि जो वस्तुओं को देखता है उसी पर चिंतन करता है। किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन होगा, कल्पनाओं का विश्लेषण और संश्लेषण होगा और सभी मानसिक शक्तियों का विकास तो हमने पढ़ लिया वहाँ पे, और प्रत्यक्षीकरण होगा, यानी कि प्रत्यक्षीकरण का मतलब है किसी भी चीज़ को देखकर उसको अच्छे से समझ पाना। तो ये था अपने आज हमने पढ़ा आज दो विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। शारीरिक विकास में बिल्कुल भी रटना नहीं है, थोड़ा अंदाज़ा लगाना है कि क्या होता है। हड्डियों को और मांसपेशियों को ज़्यादा ध्यान रखना है, थोड़ा सा धड़कन और सिर वाले को ज़्यादा फोकस करना है। इसमें क्या करना है कि चिंतन किस प्रकार का होता है, कि शेष अवस्था में कैसा चिंतन, बाल्यावस्था में कैसा चिंतन और किशोरावस्था में कैसा चिंतन। तो इस प्रकार से आज का सेशन अपना यहीं तक। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, याद हुआ हो, या फिर तो अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।